सबसे पहले बात करेंगे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर, क्योंकि जेडीए के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध कर दिया है। असेंबली में ये पूरा हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है कि जिला सांबा, उधमपुर और जेडीए का क्या कुछ सरोकार है, यानी कि उसका वजूद क्या है। चंद्र प्रकाश गंगा जो कि विजयपुर से विधायक हैं, उन्होंने ये तमाम बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत किसी भी हलके का विकास नहीं हुआ है। ये बड़ी बातें जो हैं वो चंद्र प्रकाश गंगा द्वारा कह दी गई हैं। आज असेंबली में ये तमाम चीजें सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग उठा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि जेडीए का जो लगातार जो उसका क्षेत्र है वो बढ़ाने की जो बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और कह रही है कि आखिरकार इसका वजूद, इसका सरोकार क्या कुछ है। मास्टर प्लान के तहत किसी भी हलके का विकास नहीं हुआ है। ये तमाम बातें चंद्र प्रकाश गंगा की अगर बात की जाए उन्होंने कही है, और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसका कड़ा विरोध कर रही है और कई तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जेडीए का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात लगातार असेंबली में की जा रही है, सत्ता पक्ष और जो सहयोगी दल है वो कह रहे हैं, उसका कड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब जेडीए क्या है? जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि जम्मू सिटी और इसके आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज में लगातार कुछ काम करती नजर आ रही है। कुछ लैंड भी इनके अंडर है, कुछ अन्य चीजें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो विकास है उसका मास्टर प्लान कुछ नहीं बना है। ये तमाम चीजें जो है विपक्ष द्वारा कही जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या कुछ है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों इसका कड़ा विरोध कर रही है, इस हवाले से हम अपडेट करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम आदेश जो हैं इन पर पुनर्विचार होना चाहिए, यानी कि एक बार फिर से इसको लेकर विचार विमर्श होना चाहिए, जिसके बाद की तमाम बातें पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सहयोगी दल है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार कह रहे हैं कि जेडीए के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो विपक्ष है वो इसका कड़ा विरोध करती नजर आ रही है। तो हमारे साथ हमारे साथी, सीनियर साथी और सीनियर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो असेंबली में जेडीए को लेकर बात हो रही है। सत्ता पक्ष कह रही है कि इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ाया जाए, लेकिन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ाया जाए। क्या कुछ लगता है, क्या रीजन है इस पूरे पशोपेश के अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्या लगता है? लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि कोई भी दूर दराज के गांव में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कोई अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है, तो उसमें जेडीए हस्तक्षेप कर रही थी। यानी आप सांबा ले लीजिए, उधमपुर ले लीजिए, तो जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी थे, उनका ये कहना है कि जो आपने आदेश निकाला है उसको रिविजिट किया जाना चाहिए कि आखिर इसकी हदें, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदें तय की जानी चाहिए कि उसकी हदें कहाँ कहाँ तक हैं। और ऐसी लगातार शिकायतें, निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि प्रमंडल हो या फिर दूसरे दूर दराज के गाँव हो, वहाँ पर कोई अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो पहले जेडीए से एनओसी लेनी पड़ती है, या जेडीए वाले वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं कि ये ज़मीन जेडीए से ताल्लुक़ रखती है। तो आज काफ़ी सारे विधायकों ने इस पर अपनी गंभीरता जाहिर की है, और गंभीरता जाहिर करने के साथ साथ ये भी कहा है कि जेडीए के इस आदेश को रिविजिट करने की जरूरत है, दोबारा इस पर मंथन किया जाए कि इसकी हदें, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू विकास प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र, दायरा कितना है, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी शिपन, जेडीए जो है उसके अंदर कुछ लैंड भी है, कुछ इलाके हैं और डेवलपमेंट का काम भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, लेकिन आउटस्कर्ट्स में जैसे कि उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, या फिर जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू से ज्वाइनिंग, वहां पर क्या वजूद है जेडीए का? देखिए, जेडीए के नए आदेश के मुताबिक जहां जहां पर जेडीए की जमीन है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी वो जम्मू प्रोविंस को ले रही है, लेकिन इनका कहना, विधायकों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि ये जम्मू तक महदूद रहनी चाहिए, या फिर इसका दायरा कितना है, अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ इसका है, उसको बिल्कुल क्लियर किया जाना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक। इवन चंद्र प्रकाश गंगा जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेडीए कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मास्टर प्लान के तहत एक भी विकास नहीं हो रहा है। मास्टर प्लान की वायलेशन हो रही है, लगातार निरंतर उसका विरोध किया जा रहा है, यानी वायलेट करके
उसके जो भी कामकाज हो रहा है जेडीए का, वो जो गाइडलाइंस हैं उसको वायलेट करके हो रहे हैं। यहाँ तक संगीन आरोप लगाए। लेकिन विनोद जी, अब फिर से जब ये आवाज उठाई जा रही है विपक्ष द्वारा, क्योंकि विपक्ष की आवाज काफी ज्यादा बुलंद है, क्योंकि विपक्ष इस बार काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये कहा जा रहा है कि सोच विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए, और ये मांग उठाई जा रही है, तो क्या लगता है कि अगला स्टेप क्या कुछ होगा इस तमाम मांगों के बीच में? चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, जेडीए की हदें कहाँ तक हैं। यहाँ तक भी बात उठी है कि एक लंबे समय से केस गैर मुमकिन खर्च का अटका हुआ है, उस पर भी सरकार अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। बहुत सारे लोगों के काम रुके हुए हैं, किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी ने कमर्शियल बेस पर उस पर कामकाज करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज को भी लेकर के सरकार की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और यहाँ तक श्यामलाल शर्मा जो बड़े सीनियर नेता है, उन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी ने अपना एक हथियार बना के रखा है सीएलयू को। वहां पर भी इसकी चर्चा हुई, गैर मुमकिन खर्च की भी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं ये आज जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुद्दा था, जम्मू विकास प्राधिकरण का मुद्दा था, बीजेपी के लगभग सभी विधायकों ने कहा है कि अब रिविजिट करने की, इसकी रिविजिट करने की जरूरत है, इसकी हदें तय करने की जरूरत है, गैर मुमकिन खर्च को डिफाइन करने की जरूरत है, चेंज ऑफ लैंड यूज को क्यों बनाया गया इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है, और नए सिरे से ये सारी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक बार फिर से बात अब असेंबली को लेकर होगी, क्योंकि सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे 2025 आज पेश कर दिया है। आज 6 मार्च है और कल 7 मार्च को आम बजट पेश कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर जनता के लिए। तो आपको बता दें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और 2023 और 24 में 12.089 करोड़ का खर्च किया गया था। ये तमाम बातें इस इकोनॉमिक सर्वे में सामने आई हैं। तो आपको ये भी बता दें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसमें इजाफा हुआ है, सरकार की तरफ से ये तमाम बातें सामने रखी जा रही हैं। लेकिन आज का काफी इंपॉर्टेंट ये दिन था जब इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश किया गया, और बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। जाहिर तौर पर कल जो है वो आम बजट पेश किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने तमाम बजट के कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे। तो आपको बता दें कि बजट का सेशन काफी ज्यादा खास है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला बजट सेशन देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है, जो यहाँ पर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने पास रखा है, इसीलिए वो खुद बजट पेश करेंगे। पहले क्या कुछ होता था, वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश क्या करते थे जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन के दौरान, लेकिन अब सीएम उमर अब्दुल्ला आने वाले कल खुद ये बजट पेश करेंगे। सभी की नजरें इस पर। लेकिन आज का ये दिन काफी ज्यादा खास था, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाने की बात की जा रही है और 2023-24 में 12.089 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये तमाम दावे जो हैं वो सत्ता पक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ फिर से एक बार वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी ज्वाइन हो चुके हैं। विनोद जी, आज का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया गया है, क्या कुछ खास पॉइंट्स इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा बताए गए? वेल, होता क्या है कि ये परंपरा है, जिस दिन बजट पेश करना होता है उससे ठीक एक दिन इकोनॉमिक सर्वे, यानी आपने पिछले साल में जो आपने टारगेट्स रखे थे क्या उसको अचीव किया या नहीं किया, ये इकोनॉमिक सर्वे दर्शाता है। और हर इसकी प्रति हर एक जो एमएलएस होते हैं उनको दी जाती है ताकि वो स्टडी करें और नेक्स्ट जो सेशन होता है, बजट जिस दिन पेश होनी होती है, उसमें अपना वक्तव्य रखें। उनका ये कहना है कि जीएसडीपी में ग्रोथ हुई है 7.06%, अब रहेगा। अगर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की क्या आय है सालाना, उसमें भी हालांकि नेशनल एवरेज से कम आंका गया है। नेशनल एवरेज है 2,163 करोड़ लाख रुपया। तो ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है पर कैपिटा इनकम। इन्होंने बताया है कि 1,54,703 रुपये पर कैपिटा इनकम है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताता जाए कि रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इन्फ्लेशन रेट के पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम हुई है। पिछले साल 4.5% थी, इस साल 4.3% है।
रेवेन्यू जनरेशन में भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। 12,000 करोड़ रुपया 2023 में था, अब 13,903 करोड़ रुपया हुआ है। यानी हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रयत्न किया गया है सरकार द्वारा कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर को कम किया जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया, कैपेक्स को बढ़ाया जाए। एक कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उधार, जिसको हम डेबिट कहते हैं, पर व्यक्ति पर एक, यानी पूरे जो JNK है 1,25,02,05 करोड़ रुपए का उधार है, यानी डेबिट हमारे पास बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक प्रयत्न किया गया सर्वे के माध्यम से कि अच्छी अच्छी चीजें प्रस्तुत की जाए। विनोद जी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, सरकार ने दावा किया है कि इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। अब ये भी दावे किए गए थे, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही अभी जानकारी दी थी कि टूरिज्म में इजाफा हुआ है, कई करोड़ रुपए टूरिज्म के लिए, प्रमोशन के लिए खर्च किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जब ये तमाम दावे किए जा रहे हैं तो इकोनॉमी में एक बड़ा रीजन ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे, जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू भी स्टेट की गवर्नमेंट, यूटी की गवर्नमेंट के जेब से, इनकी पॉकेट से जाता नजर आएगा। क्योंकि जब अंदर पैसे आते हैं तो जाहिर तौर पर खर्चे उतने बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा इससे। देखिए, जो रेवेन्यू जनरेशन की बात है कि 2023 और 24 की बात करें, वो 12,335 करोड़ था हमारा रेवेन्यू, जो 2024-25 में 13,903, यानी 1,000 से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन एजेंसीज की जो GST कलेक्ट कर रही हैं, या बाकी दीगर टैक्स, नॉन टैक्स जो कलेक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एफर्ट्स किए हैं और जम्मू कश्मीर यूटी के रेवेन्यू को बढ़ाया है। अब सवाल ये उठती है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तभी किसी यूटी या स्टेट की ग्रोथ होती है। हमें अब कंसंट्रेट करना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ना बढ़ाते हुए, यानी राजस्व खर्च को कम करते हुए, जिसमें सैलरी है, जिसमें आपके पास पेंशन है, फिर जो आप लोन लेते हैं वो उसका इंटरेस्ट है, इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो है, इनको हमने कम करना है और कैपेक्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ावा देना, ताकि हमारा विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। विनोद जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी। सरकारी रेवेन्यू अभी खाली है, जो तमाम जो हमारे खजाने हैं वो खाली है, CM उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं। अब कल जो बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है कैसे जम्मू कश्मीर की जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर पाएगी सरकार? पर छोटी सी उदाहरण देता हूं मैं कि आपने किचन का बजट बनाना हो तो पिछले साल आपके पास ज़्यादा किचन के लिए पैसे हों, इस साल कम हो, कितना खूबसूरती से आप उस किचन का बजट बनाते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उमर अब्दुल्ला पर है कि 1200 करोड़ रुपया दिल्ली से कम मिला है पिछले साल के मुकाबले में। इस 1200 करोड़ रुपए के कम होने के बावजूद आपने जो वादे किए थे, आपने मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े वादे किए थे, 12 सिलेंडर के वादे किए थे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने के वादे किए थे, अपना राशन का स्केल बढ़ाने के बाद, उसको कैसे आप मीटअप करते हैं या उनको मीटअप ना भी करते हुए कैसा बजट पेश करते हैं, ये बड़ा मायने रखते हैं। ठीक है विनोद जी, आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप इससे चर्चा करेंगे। तो इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार जो असेंबली सेशन है वो चल रहा है, बजट सेशन। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और आने वाले कल यानी कि 7 मार्च को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे जो बजट है जम्मू कश्मीर का वो जम्मू कश्मीर वासियों के लिए पेश किया जाएगा। अब इसी बीच एक और मुद्दा आज काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आया पूरे असेंबली सेशन के दौरान, इस बजट सेशन के दौरान। इसी बीच आपको बता दें कि छुट्टियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही है। अभी छुट्टियां कौन सी है वो आपको बताएंगे, लेकिन ये बता दें कि छुट्टियां रद्द किए जाने पर दोनों के तेवरों से जो गतिरोध है वो बड़ा है। वहीद पर्रा के बयान से दोनों दलों में जो खाई है, जो गैप है वो बढ़ चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंफ्यूजन में डाल दिया, यानी कि पशोपेश में डाल दिया है। तो ये 5 जुलाई का वो दिन था 1931 जबकि जम्मू कश्मीर में कुछ हालात खराब हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। अब कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में इसको मार्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन जम्मू में इसको काला दिवस, ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी वजह से कि पहले
छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन जब 370 को एब्रोगेट किया गया तब ये बड़े चेंजेस हुए और मार्टर्स डे की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई। सरकारी छुट्टी 5 दिसंबर को भी हुआ करती थी। शेख अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और सीएम उमर अब्दुल्ला के दादाजी हैं, उनके जन्मदिवस के तौर पर भी जम्मू कश्मीर में छुट्टी हुआ करती थी। एक सरकारी छुट्टी सभी सरकारी विभागों में और सभी जो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वो बंद हुआ करते थे। लेकिन अब ये भी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, जिस पर कि आज काफी ज्यादा घमासान पूरे इस असेंबली सेशन के दौरान देखने को मिला, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, जम्मू वर्सेस कश्मीर कहीं ना कहीं हमने ये पूरे एक पिक्चर में देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 छुट्टियों को लेकर लगातार घमासान आज पूरे असेंबली में सेशन के दौरान देखने को मिला। विनोद जी हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन हो चुके हैं। विनोद जी, लगातार आप हमें कुछ हवाले से अपडेट कर रहे हैं, अब इस हवाले से बताइएगा जो 2 छुट्टियां हैं उस हवाले से पूरी जानकारी दीजिएगा कि 5 जुलाई की क्या कुछ छुट्टी थी और साथ ही साथ जो 5 दिसंबर की क्या कुछ छुट्टी थी और कैंसिल क्यों की गई वो भी बताइएगा। शिप्पन आपको बता दूं 13 जुलाई 1931 की बात है। महाराजा के आदेशों का बगावत हो गई थी, उसमें एक प्रयत्न किया गया था, एक मॉब ने जेल पे अटैक करने का प्रयास किया था, उसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन से लेकर लगातार कश्मीरी लीडरशिप या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इस दिन को 13 जुलाई को वो कहीं ना कहीं शहीदी दिवस मनाते हैं। वो 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर के आगे जितने भी लोग आए हैं वो इसको काले दिवस के रूप में मनाते रहे। एक वक्त आया 5 अगस्त 2019 को जब राज्यसभा में ये पास हो गया कि 370 के खंड ए को छोड़ करके बाकी सब निरस्त किया जाएगा और 35 से हट जाएगा। उसके बाद वक्त आने पर ये आंकलन किया गया कि आखिर कौन सी छुट्टियां गैर जरूरी हैं। तो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि कहीं ना कहीं 13 जुलाई और 5 अगस्त, 13 जुलाई को जिसको शहीदी दिवस से कहते थे वो ठीक नहीं है और ना ही 5 अगस्त, तो उसके दोनों छुट्टियों को खारिज कर दिया गया। कल वाहिद पारा ने ये अपने उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये रखा कि ये दोनों छुट्टियों को बहाल किया जाना चाहिए। बस क्या था, फिर भाजपा के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये शहीद नहीं है, जिन 22 लोगों की हत्या तो बगावत की थी उन्होंने, वो दोषी थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन बाकी जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने कहा कि ये शहीद है, इनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए और शेर कश्मीर के जन्म दिवस पर 5 दिसंबर को छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। बस इसी पे तनाव हो गया और इसी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तीखी नोकझोंक होगी। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा है कि ये जो उस टाइम जो हमारे राजा थे महाराजा हरि सिंह जी, उनके खिलाफ हुआ है और जो लोग मारे गए हैं वो शहीद नहीं, वो गद्दार हैं। इतना बड़ा बयान देना कितना सही है, कितना उचित है असेंबली सेशन के दौरान? कि पहले से ही स्पष्ट नीति रही है कि 13 जुलाई 1931 को जो हुआ है, जिन्होंने किया है, वो शहीद नहीं है, देश विरोधी थे और राष्ट्र विरोधी थे, लिहाजा उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हालांकि एलओपी ने यह भी कहा है कि जब 2010 में जो आंदोलन हुआ, 2010 में अनरेस्ट जो हुआ था, उसमें 110 लोग मारे गए थे, तब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी। क्या उन 110 लोगों को भी शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए? इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो है वो इख्वानी हैं। तो सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि इस शब्द को एक्सपंज किया जाए, इसको कार्रवाई से हटाया जाए। हालांकि वॉकआउट किया, उसके बाद उसको कार्रवाई से भी हटा दिया गया। ओके, ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम चीज़ों पर हमसे चर्चा की, जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से कल बजट सेशन जो है वो अभी भी फिलहाल चल रहा है, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर हंगामे लगातार इस असेंबली सेशन में हो रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी खास। और कल का दिन 7 मार्च का दिन जम्मू कश्मीर का आम बजट पेश हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा खास और कई उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार से है। इसी बीच में कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बुधवार को
13 जुलाई के अवकाश को लेकर उठी मांग और इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विरोध की कड़ी निंदा की। इन दलों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों का अपमान किया है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। और आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहना है इन विधायकों का। ऊपर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स करना, वो भी उन शहीदों ने जिन्होंने अपने खून दिया है जम्मू कश्मीर की हर किसी चीज़ के लिए, तो एक तो वो एक्सपेंस तो हुआ, लेकिन काश उनने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होता, क्योंकि बहुत सारों के दिलों को ठेस पहुंची है। और अगर उनको थोड़ा भी लिहाज है उन शहीदों का, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों। आज 7 साल के बाद और एक नई हुकूमत बनी है जिसमें लोगों के मसाइल हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इश्यूज रेज होंगे। जब आप ऐसे इश्यूज उठाएंगे तो एक ही चीज़ होगा कि लोगों के जो असली मसाइल है वो हाउस में नहीं उठेंगी। मेरी मोतबाना गुजारिश होगी हर एक मेंबर की अपोजिशन से, उनको चुना गया है ताकि वो लोगों के मसाइल उठाए, ना कि सिर्फ वैसी चीज़ें करें जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। में असेंबली को आगे चला रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से दोनों साइड्स जो है वो अप इन आर्म्स हो गए। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल वो इस अंदाज से होना चाहिए जिसमें कोई प्रोवोकेशन या काउंटर प्रोवोकेशन ना हो। और ख़ास तौर से जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों को तो ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो गया ये। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। पर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 13 जुलाई का डिबेटेबल थिंग देन, अगर इस तरह से हम हिस्ट्री को खरोचने लगे तो बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को जस्टिफाई करना बड़ी मुश्किल होगी। तो हमें ये मौका जो है पिछले 7 साल की मुसीबतों और मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल हाउस दिस टाइम एंड वी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। हमें इस जम्मू कश्मीर को जो आज यूटी है आगे बढ़ाना है, ना कि पिछले ज़ख्मों को कुरेदना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो भी रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। बीजेपी आपके बारे में किसी को भी कहना जो है दैट इज़ एक ये कहें तो वो भी एक डेरोगेटरी बात है। पर अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको मोशन लानी चाहिए फिर नो कॉन्फिडेंस की। पहले से ही उम्मीद रखी थी कि कम से कम इस सेशन में इस तरह का दोनों तरफ से नोका जोकी ना हो, बट फिर भी शायद सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हुई कि ऐसा सिचुएशन सामने आया। मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को एहतराम होना चाहिए। यही हमारा आज का सबसे बड़ा सोच भी था, मुद्दा भी था कि कम से कम ये हाउस प्योर एंड प्योर लोगों के इश्यूज़ को लेकर के डिबेट करे, डिस्कस करे। मगर मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि कैसे, कहाँ से, किसके ज़बान से क्या स्लिप हुआ राइट से लेफ़्ट से, जिससे ये सिचुएशन आई कि अपोजिशन को उठ के निकलना पड़ा। यही तो पास्ट की चीज़ें हैं ना जिससे तलखियाँ हुई। तो आज की ये कमिटमेंट थी कि उस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। इनसे ज़्यादा लोगों को पेट नहीं भरना है, चाहे वो किसी साइड से आए तो पेट नहीं भरना है। ये हाउस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के बाद ये हाउस लग रहा है। तो जो 7 साल के मुद्दे हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज़ हैं, बाकी लोगों के इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो, सरकार उस पर अपना जवाब दे, ये टारगेट रहना चाहिए। अभी वो रिसेंटली सरकार का हिस्सा थे, तो बेहतर रहता है जब वो सरकार का हिस्सा थे तब इस चीज़ को उठाते। यही तो कथनी और करनी में बहुत लोगों को फ़र्क रहता है। जब मीठा फल खाने को मिलता है तो तब कई चीज़ें पेट में दबा के रखते हैं, तो जब फल नहीं मिला तो इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। ये पास्ट की चीज़ें हैं, उसको अब तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।